अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है और यदि बात करी दरभंगा के तो दरभंगा के 2 सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट अखन मानल जा रहा है चुनाव में। वो सीट है पहिल हायाघाट और दोसर दरभंगा शहरी। अखन फिलहाल हम हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रत्याशी अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान के साथ छी और इनका से जानना चाहब जे आखिरकार एहि क्षेत्र में जत 2टा प्रत्याशी के जनता नकार रहा है, एहन में वो अपना आप के कत फिट पाबि रहल छथि। मुन्ना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जो मतलब ये जो अभी हायाघाट में विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें बीजेपी के प्रत्याशी और आरजेडी के प्रत्याशी दोनों प्रत्याशी से लोग छिटकना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या रणनीति है? देखिए, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देख लीजिए, जो 2 प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी जो कभी जनता के बीच में रहे नहीं, दूसरे प्रत्याशी अपना क्षेत्र छोड़कर वो पैराशूट के माध्यम से या जिस माध्यम से भी हायाघाट पहुंच गए, जिनको जनता जान रही है कि वो कभी पब्लिक के बीच में, चाहे बाढ़ हो, कोरोना हो, कभी किसी मसले पे नहीं आए, इसलिए जनता उनको नकार रही है। और तीसरे विकल्प के रूप में पप्पू यादव को, जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक को, जो हमेशा पब्लिक के बीच में रहा, चाहे वो चिमकी बुखार हो, कोरोना महामारी हो या बाढ़ का समय हो, वो पब्लिक के बीच में रह के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे कि दुख दर्द में जो नेता जनता के साथ रहेगा, जनता उसी को वोट करेगी। इसलिए जनता, हायाघाट की जनता जागरूकता के साथ तीसरा विकल्प के रूप में जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का जो भीम आर्मी और एसडीपीआई और प्रकाश अंबेडकर जी के साथ और अंसारुल मुस्लिमीन के साथ जो गठबंधन हुआ है, उसको जनता देख रही है और उससे अपेक्षा करते हुए जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक को वोट करेगी। जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, आपने भी बताया, जो बाहरी हैं, हायाघाट में अभी आए हैं बहादुरपुर को छोड़ के, मतलब एक तरीके से वहाँ यदि काम नहीं किया तभी तो उनका भागना पड़ा यहाँ पर। और दूसरा प्रत्याशी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उन पर आरोप है जो फॉरवर्ड को खुलकर गाली देते थे, तो ऐसी स्थिति में आपकी रणनीति क्या होगी? जो कैसे आप फॉरवर्ड को अपनी तरफ करना चाहेंगे? देखिए, पप्पू यादव के अंदर सबसे अच्छी बात वो है कि जब वो किसी की मदद करते हैं तो वो नहीं देखते हैं फॉरवर्ड कौन है, बैकवर्ड कौन है, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। जब भी हमारे पास कभी फ़ोन आता है किसी गरीब का, तो हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि उसकी जात क्या है, उसको खून की ज़रूरत है, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक इंसानियत के नाते खड़ा रहता है। इसीलिए इस बार जो है हमारे जो फॉरवर्ड हैं और बैकवर्ड सब मिलके एक साथ वोट करें पप्पू यादव को, चूँकि पप्पू यादव भी ऐसा इंसान है जो मतलब हर परिस्थिति में गरीब के साथ खड़ा रहता है, वो जात पात नहीं देखता है। तो इसमें तीसरे एंगल पर आप उभर रहे हैं जी। ये मैं यहाँ की जनता को, हायाघाट की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि तीसरे विकल्प के रूप में जिन्होंने जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के ऊपर, पप्पू यादव के ऊपर जो विश्वास किया है, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये सीट इंशाअल्लाह ज़रूर निकलेगा, जनता जरूर आशीर्वाद देगी, क्योंकि जनता विकल्प चाह रही है। जनता थक चुकी है 30 सालों में, जात के नाम पर, पात के नाम पर, समीकरण के नाम पर, पार्टी के नाम पर। अब जनता देखना ये चाह रही है कि कौन सा नेता मेरे बीच में रहा है, कौन नेता मेरे बीच में हमेशा आया, मेरे दुख के वक्त में मेरे साथ रहा। इसलिए जनता जो है अब फैसला कर चुकी है कि जनता उसी को वोट करेगी जो उसके बीच का है। हायाघाट में आप बहुत समय से सक्रिय रहे हैं और यहाँ की आपकी टीम जो है वो भी काफ़ी यहाँ पर मेहनत करती दिखी है, चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो, हर परिस्थिति में आप लोग जनता के बीच दिखे हैं। तो क्या उसका रिस्पांस जनता से मिल रहा है? बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। जो हमने काम किया, काम के बिना पे, वरना आज तो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, बड़े बड़े समीकरण लोग बता रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट कटुआ है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, पार्टी के लोग, तथाकथित लोग कह रहे हैं कि वोट कटुआ है। उनको पता चल जाएगा 10 तारीख को कि वोट मैंने काटा है या मेरा वोट उन लोगों ने काट लिया है। एक सवाल वोट ये सीरियल नंबर पे, जो आपका नाम यदि देखा जाए तो अल्फ़ाबेट में सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन उसमें भोला यादव का नाम ऊपर आ रहा है, जबकि वो राष्ट्रीय पार्टी के भी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। यदि राष्ट्रीय पार्टी का होता तो रामचंद्र का सबसे ऊपर होता, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी से हैं।
तो क्या एक साजिश चल रही है, क्योंकि स्कूटनी के समय भी कुछ धमकी का खेल हुआ था? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने अपने आरओ से मुझे ये पता चला कि मेरा भी कोई कोई प्रत्याशी भोला यादव जी चेक कर रहे हैं, मुझे अंदर से ऑफिस से, चूंकि अंदर जो आदमी था बेचारा जो अपना स्कूटनी करवा रहा था, उसने कहा कि भोला यादव जी आपका चेक कर रहे हैं। मैं जाके अंदर देखा तो देखा मेरा ही चेक हो रहा है। मैंने बहस किया तो आरओ ने ये बताया कि कोई भी प्रत्याशी किसी का भी देख सकता है। तो मैंने कहा मुझे इनका देखना है। दूसरी बात ये कि जब प्रत्याशी को दिखाना है तो आरओ को बताना चाहिए था कि आप सब प्रत्याशी एक दूसरे का आप मांग के देख सकते हैं। किसी को लगे कि किसी प्रत्याशी ने गलत जानकारी दी है तो कोई भी दावा कर सकते हैं, लेकिन आरओ ने ऐसा नहीं किया। आरओ का सवेर से बाद आरओ ने उसको स्पेशली टाइम दिया कि 1 बजे के बाद आप आइए। और आरओ से जो ब्लेम लग रहा है उसमें यह है कि आरओ सवेर से लेके मतलब 1 बजे तक उनसे कम से कम 8 बार बात की है। किसी कैंडिडेट को आपने बात नहीं किया, उनसे क्या बात करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जब प्रत्याशी बुखला गए हैं कि उनको लग रहा है कि वो हार की ओर जा रहे हैं, तो बुखला के धमकी उनकी दे रहे हैं। लोकतंत्र में धमकी कोई काम नहीं करता है। लोकतंत्र में प्यार स्नेह का काम होता है। अगर कि आपने स्नेह और प्यार जनता का नहीं लिया तो आप कितने बड़े ताकतवर हैं, जनता को नकार देंगे। तो ये जो स्कूटनी में लगभग दर्जन भर नाम छट गए, ये आरओ से नजदीकी का कुछ परिणाम है क्या? देखिए कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं, देखिए कोई भी ऑफिसर ऐसे काम नहीं करता है, अपने ऊपर वो फांसी नहीं लगाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त मिलना चाहिए था उन लोगों को। जो उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि आपका इसलिए छाटा जा रहा है कि उन्होंने साफ शब्द में कहा कि आपका जो हमने नोटिस दिया उसके पहले का ये है एफिडेविट है। अरे भाई एफिडेविट पहले का हो या बाद का हो, उसी चीज के लिए एफिडेविट है ना। एफिडेविट तो उसी चीज के लिए है जिस चीज पर आपका ब्लेम है। तो आप पहले का दे, मतलब कि 1 दिन पहले का है उसका कटावा। उसने कहा कि मैं 21 को कर रहा हूं, आपका 20 का एफिडेविट है। कमाल की बात है भाई, सिर्फ एफिडेविट के डेट पर कैंसिल कर देना, ये चुनाव चिन्ह लगाता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इस पर जांच होना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं जो ये सिर्फ जनता से वोट मांगना ही नहीं, अभी साजिश को पर्दाफाश करना भी अभी इस समय में जरूरी हो गया है? सर देखिए, बड़ी पार्टियां होता है ना, जो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है। राजनीति में ये लोग बड़े बड़े लोग जो एसी में बैठ के फैसला लेते हैं, जो अफसर के साथ साठगांठ करते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि कभी भी काम करने वाला युवा चेहरा सामने आए, क्योंकि उनके आने से पोल खुलना शुरू हो जाएगा कि काम कैसे होता है। जो प्रत्याशी आपके अभी कंप्लीटर हैं यहाँ पर आरजेडी के, वो अपने आप को लालू फैमिली का टीचर बताते हैं। उनके बच्चों को उन्होंने पढ़ाया था, लेकिन विडम्बना ये है जो उनके बच्चे 8वीं 9वीं से ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। तो क्या उनका फेल्योर है ये? सर देख लीजिए, जो अपने आप को बोलते हो टीचर हो, सर मैं अपने टीचर को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। जिसका शिष्य 8वां 9वां फेल हो गया, पास नहीं फेल हो गया हो, उसका राजनीति स्तर क्या होगा वो समझ सकते हैं। अगर कोई इतने अच्छे काम करने वाले होते, इतने अच्छे शिक्षक होते, मैं शिक्षक को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। शिक्षक तो गुरु होते हैं, माँ बाप के समान होते हैं, उनसे बढ़ के होते हैं, क्योंकि वो शिक्षा दीक्षा सब बताते हैं। वो अगर के वाकई इतने अच्छे होते तो अपने क्षेत्र के अंदर में काम कर रहे होते, क्षेत्र की जनता उनको नहीं नकार रही होती, बल्कि लोग जाते, कर्पूरी जी के पास लोग जाते थे कि सर आप इलेक्शन फाइट कीजिए। लेकिन यहाँ क्या है कि अपने क्षेत्र में काम ही नहीं किया, तो अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में भाग गया। अगर अपने क्षेत्र में काम किए होते गुरुजी, तो आज दूसरी जगह से नहीं लड़ रहे होते। तो उनको ना शिक्षा देने आया न काम करने आया। तो मुंह से कह लेने से बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जनता सब समझती है, जनता सब दिखाएगी। आज की जनता से बस मैं ये अपील करूंगा, प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के कि 7 तारीख को वोटिंग है, वोट करने ज़रूर जाइए। और वोट जब करने जाइए उस वक्त ज़रूर सोचिए कि आपके बच्चे के बारे में कौन सोचता है, मजदूर के प्लान के बारे में किसने बात की, किसने बात की स्वास्थ्य के बारे में, किसने बात की आपके बच्चों की उज्ज्वल शिक्षा के बारे में, किसने बात की रोजगार के बारे में। पप्पू यादव के अलावा किसी ने बात नहीं की, चाहे सड़क के माध्यम से हो, चाहे वो सड़क पर आके लाठी खाने के माध्यम से हो। आप देख लीजिए, दरोगा की बहाली में मार खाया उन्होंने। आप देख लीजिए, जब निजी शिक्षक की बात हुई तब लाठी खाया उन्होंने। जब आंगनबाड़ी सेविकाओं को परमानेंट करने की बात हुई तब लाठी खाया उन्होंने। जब बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ पद यात्रा किया उन्होंने। तो इसीलिए जनता से मैं अपील करता हूँ कि इन सब चीज़ों को न भूलें और एक बार पप्पू यादव को मजबूत करें। बिहार भी बदलेगा और बिहार की नीति व्यवस्था सब बदलेगी। और खासकर बिहार के अंदर में जो बार संयोजित तरीके से लाया जाता है, सरकारी माध्यम के तरीके से जो लाया जाता है, उससे निजात मिलेगा। मैं ये वादा करता हूँ
कि पप्पू यादव ने जो प्रण लिया है कि बाढ़ से मुक्ति बिहार को मिलेगी, वो ज़रूर मिलेगा। आप लोग भरोसा करें, क्योंकि पप्पू यादव ने ये डिफीट करके दिया है कि 3 साल के अंदर में बिहार का दिशा और दशा दोनों बदलेगा। यहाँ को युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ जो बंद पड़े कारखाने हैं उनको खोलने की हर संभव कोशिश की जाएगी और बाढ़ से मुक्ति दिलाया जाएगा। और मैं जनता से खास करके उनकी अपील करता हूँ कि पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का जो गठबंधन हुआ है, हमारी पार्टी का चुनाव निशान है वो कैची छाप 4 नंबर पे, ईवीएम पे 4 नंबर पे आएगा। प्लीज़ उस दिन जाएं शांतिपूर्ण तरीके से 4 नंबर पर बटन दबाकर पप्पू यादव के कैंडिडेट को जिताने के, मुझे जिताने की हर संभव प्रयास करें ताकि एक अच्छा बिहार बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी जीत के लिए अभी से शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। उम्मीद करते हैं जो आप जीतें और इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करें। बहुत बहुत तो ई छला अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान जे जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक हायाघाट क्षेत्र से उम्मीदवार छथि और हिनकर जे कार्यशैली अछि ओहिसँ हायाघाट की जनता बखूबी वाकिफ अछि। तेँ उम्मीद करै छी जे हिनका जनता एहि बेर विकल्प के तौर पर चुनि कऽ हायाघाट क्षेत्र के बेहतरी के लेल अपन बटन दबेता ईवीएम पर और हिनका जीत के लेल प्रयास करता। देखैत रहू एसएस न्यूज। नमस्कार।